समतल में गति। समतल में गति होता क्या है? समतल में गति किसे कहते हैं? सबसे पहले समझेंगे प्लेन के बारे में। समतल क्या होता है? ऐसा मोशन, ऐसा गति जिसमें दो एक्सिस चेंज हो। जब कोई पार्टिकल मोशन कर रही हो और दो एक्सिस के अलावा अगर मोशन कर रही है, उसमें दो एक्सिस चेंज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई या वाई जेड या जेड एक्स, दो एक्सिस जब उसके चेंज होंगे, ऐसे मोशन प्लेनेटरी मोशन यानी कि समतल में गति या मोशन इन प्लेन कहलाता है। दूसरी चीज, अगर मात्र एक एक्सिस चेंज हो रहा है, यह सरल रेखीय गति है। कौन सी गति होगी? सरल रेखीय गति। मोशन में गति में जो आपका पहला चैप्टर, इसके अकॉर्डिंग जो आपका पहला चैप्टर मिलेगा वह होगा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति होती क्या है? जब किसी पिंड को हम फेंक रहे हैं और ऊर्ध्वाधर न फेंक कर ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा भिन्न फेंकेंगे। जैसे हमारे हाथ में चाक है, मैं इसको सीधे नहीं फेंका, इससे थोड़ा सा भिन्न फेंकूंगा। ऊर्ध्वाधर न फेंककर इससे थोड़ा सा भिन्न फेंकूंगा। ये पार्टिकल जो मोशन कर रही है, ये पार्टिकल जो गति कर रही है, इसी गति को बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, फिगर बनाऊं, ये ग्राफ ऐसे है, ये कौन सी गति है? प्रक्षेप्य गति। अच्छा, यहां से मैंने पार्टिकल को फेंका, कौन से पॉइंट से? ओ पॉइंट से। उसके बाद यह जिस रास्ते पे जा रहा है, यह जिस रास्ते पे गया है, यह प्रक्षेप्य का रास्ता है, प्रक्षेप्य का पथ है, और यह जो गति है प्रक्षेप्य गति है। और जिस पिंड को फेंके हैं उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य। उस पिंड को क्या नाम देते हैं? प्रक्षेप्य। तो मान लेते हैं अगर हम किसी पिंड को फेंक रहे हैं केस ओ से, और कौन से वेलोसिटी के साथ फेंके हैं? यू वेलोसिटी के साथ। यू वेलोसिटी के साथ इसको फेंक रहे हैं। जिस एंगल से फेंकेंगे इसको बोलेंगे प्रक्षेपण कोण। जिस एंगल से फेंके हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण कोण। यहाँ थीटा आपका हो गया प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेपण कोण। अच्छा, अब यू के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो आपका जो क्षैतिज घटक होगा यह एक्स एक्सिस के अलावा है, क्षैतिज घटक के साथ u थीटा एंगल पर है, इसलिए यह u cos थीटा बन जाएगा। कैसे बनेगा इसको समझाना है। अच्छा, इसके साथ थीटा नहीं लगा, नॉर्मली समझने के लिए ऐसे समझा दिया जाता है। इसके साथ थीटा है तो यह u cos थीटा है, u के लिए कंपोनेंट, यह परपेंडिकुलर इसका वर्टिकल है, यह बन जाता है u sin थीटा। क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं है तो साइन का कंपोनेंट बनता है, इसके साथ थीटा है तो यह cos का बनता है। बनता कैसे इसको समझेंगे। एक्चुअल में जब इसको फेंका गया है कौन से वेग के साथ? u वेग के साथ। इसका ये क्षैतिज वेग को मान लेता हूं ux, ऊर्ध्वाधर वेग को मान लेता हूं uy। कौन से एंगल के साथ फेंके हैं? थीटा। तो यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज। यह जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, कोण के जो सामने की भुजा है यह आपका लंब का कार्य करेगा, 90 अंश के सामने की भुजा यह कर्ण का कार्य करेगा, जो परिणामी वेग u को दे रहा है, और यह बनेगा आपका आधार। अब हमें फाइंड करना है इसका लंब क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है, साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में चलना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कर्ण इसका कितना है? u। अच्छा, अगर मैं लंब को फाइंड करूं तो लंब बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए u साइन थीटा, और यह लंब किसको शो कर रहा है? u y को, इसलिए u y बराबर मिल जाएगा आपका u साइन थीटा। तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी आ रही है u की, वो u साइन थीटा हो गया, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको क्या माने आप? ux। यह आधार है, क्योंकि हमें कर्ण पता है, तो आधार और कर्ण किस में होता है? कॉस में। जब चलेंगे आप cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। कर्ण क्या है इसका? u। यहाँ से आप फाइंड करेंगे अगर आधार, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका कर्ण cos थीटा। अच्छा, आधार इसकी कितनी है?
यू एक्स, इस प्रकार आपका यू एक्स बराबर मिल गया यू कॉस थीटा। तो यहाँ से यू के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक यू एक्स और दूसरा क्या है यू वाई। जो इसका वर्टिकल वेलोसिटी है यू का, ये यू साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि हम 36 के साथ कितने कोण पे फेंके हैं इसको, थीटा। तो एंगल प्रोजेक्शन एंगल इसका कितना हो गया, थीटा। और जब थीटा हो गया यू वाई का वैल्यू इसके साथ थीटा नहीं है, ये यू साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा। कॉस क्यों बना है, हम लोग नॉर्मली ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये देखो यहाँ पे थीटा है इसके साथ जुड़ा है, ये कॉस का होगा। लेकिन कॉस है क्यों, क्योंकि ये आधार है, आधार बराबर आपका होता है कर्ण कॉस थीटा यू वाई। अगर यह स्टेप हमें समझ में आ गया तो हम पूरा ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप इसको नीचे से फेंक रहे हैं या ऊपर से इसको थ्रो कर रहे हैं या ऊपर से कुछ ऊंचाई लेकर थ्रो कर रहे हैं, इस तीनों मैटर को, तीनों कंडीशन को बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर यह समझ में आ गया तब। अच्छा, हम यहाँ पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो देख रहे हैं अंडर ग्रेविटी, इसके यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड में जब मोशन कर रहा है तो जी वर्क करेगा, क्योंकि पार्टिकल इस पे घूम रहा है, इस पे चल रहा है। जब इस पे चल रहा है या गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति कर रहा है तो गुरुत्वीय क्षेत्र में हमारा त्वरण कौन सा काम करेगा, जी। पार्टिकल तो इस पे जा नहीं रहा है, पार्टिकल गया है ऊपर, यही बस थोड़ा सा समझने वाला मैटर। पार्टिकल जा रहा है ऊपर, ऐसे जा रहा है तो क्या कार्य करेगा, जी। लेकिन जब वो आगे चल रहा है, इधर 36 भी गया है और ऊर्ध्वाधर भी गया, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, 36 भी जा रहा हो ऊर्ध्वाधर भी जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो उसका हम पाथ देखें, उसका रास्ता देखें, वो ऐसे जा रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अब देखेंगे यह गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है, एक 36 के साथ आगे बढ़ा है, ऊर्ध्वाधर के साथ ऊपर गया है। 36 वेग इसका कितना हुआ है, यू एक्स 36 वेग, और इसका ऊर्ध्वाधर पे कितना हुआ, यू वाई। अब यहां पे समझिए, क्योंकि जब पार्टिकल हम यहां मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए, जब ओ से ए तक गया है तो लगातार इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो जब ओ से ए तक गया है, ओ से ए तक गया है, वास्तव में ऊपर चल ऐसे चल रहा है गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो जब हम लेंगे इसका वर्टिकल मोशन में, यहां पर इसका जो त्वरण कार्य करेगा, इस वाले केस में जो इसका त्वरण कार्य करेगा वो माइनस जीरो, त्वरण क्या होगा माइनस। अच्छा, 36 दिशा में जब इसका हम त्वरण लेंगे तो चूंकि इस दिशा में चल नहीं रहा है, तो जब 36 दिशा में यहाँ पर वेग, यहाँ पे तो देखिए 36 में आगे बढ़ रहा है, लेकिन रास्ता इसका यह है, इसलिए 36 दिशा में इस पे वास्तव में नहीं गया, इस रास्ते को सिलेक्ट करके नहीं जा रहा, ऊपर से गया है, तब वो 36 दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे नहीं गया, इसलिए इसके त्वरण को मानेंगे जीरो। 36 दिशा में इसका त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो। अब आता है कि यह सिद्ध कीजिए कि इसका पथ परवलयाकार है ना, पैराबोलिक, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेता हूं 36 दिशा में गति, 36 दिशा में गति लेने एक्स एक्सिस के बाद 36 दिशा में अगर हम गति लेंगे, 36 दिशा में गति लेंगे तो मान लेता हूं कि किसी समय यहां पर एक इसका अलग समय फिगर बनाता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां से फेंक रहे हैं पार्टिकल को, कौन से वेग के साथ जा रहा है, यू वेग के साथ। किसी समय यह पार्टिकल है ए पॉइंट पर, कौन से समय पे, टी समय पे, टी समय पर ए पर है। अच्छा, माना 36 दिशा में कितना दूरी तय किया है, एक्स, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना दूरी तय किया है, वाई, समय कितना लिया है, टी, एंगल कितना है, थीटा। यहां पर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 36 दिशा में एक्स डिस्टेंस है। अच्छा, यू के दो कंपोनेंट, 36 दिशा में यू एक्स, ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वाई, इसके साथ थीटा नहीं है,
इसके साथ थीटा नहीं है तो सीधे सीधे बता दिया जाता है कि साइन का है। एक्चुअल में साइन का क्यों, क्योंकि ये लंब बन जाता है। ये बन जाएगा आपका यू साइन थीटा, और यह बन जाएगा जिसके साथ थीटा लगा है, यह हो जाएगा यू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अगर क्षैतिज दिशा में गति लेंगे तो क्षैतिज दिशा में अगर गति ले रहे हैं तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से चलिए। गति का द्वितीय समीकरण होता क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ s दूरी नहीं है, एक्चुअल में s होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें s होता क्या है, विस्थापन है। और विस्थापन को हम लोग कह देते हैं अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। जबकि यह वास्तव में परिभाषा नहीं है सर, यह इसका फार्मूला है। परिभाषा क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन होना ही विस्थापन का, यह विस्थापन का परिभाषा है। और जो हम लोग कहते हैं अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यह फार्मूला है। और डिफिनेशन क्या है, स्थिति में परिवर्तन होना। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कौन सी दिशा में आप ले रहे हैं, क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में कितना दूरी चला है, x इज इक्वल टू कौन से डायरेक्शन में ले जाएगा, क्षैतिज दिशा में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, u x इंटू, जब पार्टिकल a तक गया है तो क्षैतिज दिशा में कितना दूरी x, ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना दूरी y, और परिणामी रिजल्टेंट वेलोसिटी u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, क्षैतिज वेग, ऊर्ध्वाधर वेग uy। अभी ऊर्ध्वाधर का जिक्र नहीं हो रहा, बस क्षैतिज का जिक्र हो रहा है। ux और कितना टाइम लिया है a तक जाने में, a तक जाने में कितना टाइम लिया, t। क्षैतिज दिशा में गति लेने पर कहां से कहां तक, o से a तक लेना है। कहां से कहां तक, o से a तक, o से a तक लिया जा रहा है। क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी ut प्लस हाफ। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्षैतिज दिशा में त्वरण बुरे समय कितना लगा है, t। ux का वैल्यू होता है, क्षैतिज दिशा में वेग कितना है, u cos थीटा। आप वही लोग सर अगर बोलते रहेंगे तो थोड़ा सा लगेगा जी सर। समय कितना लगा है, t प्लस हाफ। अब बताइए क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है, क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है, क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है, 0 है। क्षैतिज दिशा में त्वरण कितना है, 0। तो ax के जगह पे क्या रखेंगे, 0 इंटू टी। अच्छा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरा काम खत्म, बचा क्या, u cos थीटा इंटू t इक्वल टू x। यहाँ से फाइंड कर लीजिए t का वैल्यू। तो t का वैल्यू कितना आएगा, cos अपॉन x अपॉन u cos थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया, t का, यानी कि o से a तक जाने में लगा समय। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं o से a तक ही बिंदु o से a तक ऊर्ध्व दिशा में गति लेने की। कहां से कहां तक ले रहा है, o से a तक, कौन सी दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में। फिर लगाइए आप गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान देंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में ले रहे हैं जी सर। ऊर्ध्वाधर दिशा में लेंगे तो पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा, कैसे मोशन करेगा, अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करेगा। अच्छा, तो यस ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना दूरी तय किया है, y। यस के जगह क्या रखेंगे, y। ऊर्ध्वाधर वेग को क्या लिखेंगे, uy। समय कितना लगा है, t प्लस हाफ। o से a तक ले रहे हैं, कौन सी दिशा होगा, ऊर्ध्वाधर। a के जगह पे क्या लिखोगे, ay या फिर माइनस g, माइनस से लेंगे। हाँ सर। ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका त्वरण क्या हो जा रहा है, माइनस इंटू टी, टी को टी लेने दे रहे हैं। अच्छा,
यू वाई का वैल्यू बताइए। यू वाई का वैल्यू कितना है? यू साइन थीटा यहाँ लिखा नहीं है, यू साइन थीटा, और यू एक्स का वैल्यू आपका हो गया यू कॉस थीटा। यू वाई का वैल्यू आपका हो जाएगा यू साइन थीटा थीटा इनटू टी टी प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा? वाई। वाई। अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके आगे समझता हूं, क्योंकि डेरिवेशन यहाँ से हो ही गया है। जी सर। हाँ। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। सर वो बीच में बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए टी का मान, यहाँ देखिए टी का मान समीकरण एक से रखिए, टी का मान समीकरण एक से रखने पर रखिए, तो टी का मान इसमें रखना है। वाई बराबर कितना दिया है? यू साइन थीटा इंटू टी, टी दिया है ना? जी सर। तो टी का मान कितना रखेंगे आप? एक सपान कास थीटा, कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। थीटा, बीच में कौन सा सिंबल है? माइनस हाफ जी टी। टी का वैल्यू कितना रखेंगे? यक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, यू से यू कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू यक्स माइनस हाफ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, जी यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर अपॉन यू का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा किसके इक्वल आया? वाई वाई के, के। या फिर वाई इज इक्वल टू tan थीटा इंटू यक्स माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जी के साथ मैं इसको लिख दे रहा हूं और यक्स स्क्वायर को बाहर लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यक्स का गुणा ही है। जी सर। अच्छा, ये किसके इक्वल आया? वाई। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। y is equal to tan theta x या x tan theta minus half g x square upon u square cos square theta। फिर आप यहां से मान सकते हैं, माना क्या माना? tan theta को मान लीजिए x, ऐसे नॉर्मली समझने के लिए अपनी तरफ से। जी सर। tan theta is equal to a एंड इसको मान लीजिए हाफ इतनी वैल्यू, ये हमारा हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b। इतने वैल्यू को हमने क्या मान लिया? b मान लिया। इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू, जब इसमें मान रखेंगे तो tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? ए रखेंगे। a x माइनस इसके जगह पे क्या रखेंगे? बी। b इनटू x स्क्वायर। अब कहेंगे सर ये भी क्या है? ये भी हम अपनी तरफ से माने ताकि यहाँ इतना बड़ा मैटर थोड़ा सा छोटा हो। जी सर। यह आप देख रहे हैं x, दो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, चर, दो चर, एक कौन है? x और एक क्या है? y। ये सब तो कांस्टेंट है, tan थीटा हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। चेंज कौन होगा? x और y। यहाँ पर x पे अधिकतम घात कितना है? 2 है और y पे अधिकतम घात कितना है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि एक चर पर अधिकतम घात 2 है और दूसरा चर मींस y। एक चर पर, एक चर मतलब x पर अधिकतम घात 2 तथा एक दूसरा चर वाई पर, एक दूसरा चर कौन सा है? वाई। y पर अधिकतम घात एक है। x पर अधिकतम घात कितना है? 2 है, क्योंकि जो अधिकतम पावर जिस पे अधिकतम घात रहता है उतने घात का समीकरण होता है। इस पे अधिकतम कितने घात है? 2। कितने घात का समीकरण होता है? 2। तो x पे 2 घात और y पे कितना घात? 1। दो वेरिएबल है x और y, x पे 2 घात y पे 1 घात है। और जब एक पे 2 घात हो, एक वेरिएबल पे 2 घात और एक वेरिएबल पे 1 घात हो, एक किसका समीकरण होता है? पैराबोला का, जो कि पैराबोला
जो कि परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप में जिसको फेंके हैं, जी सर। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार कार है। है। कैसा होगा? अब कुछ मैटर होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉनिक सेक्शन एक मैथ में होता है, उसमें पढ़ाया जाता है शंकु परिच्छेद में एक चैप्टर, उसमें बताया जाएगा रेखा का समीकरण क्या होता है, ax + by = c। इसका मतलब ये है कि x पे अधिकतम पावर 1, y पे अधिकतम पावर कितना 1। अच्छा, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² + y² = a। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब आप मैथ में पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर कांस्टेंट या बराबर 0 मान लिया जाता है। या फिर वृत्त का इक्वेशन ये भी होता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c²। ये भी वृत्त का समीकरण है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो x पे कितने घात का समीकरण आएगा 2, y पे अधिकतम कितने घात का समीकरण आएगा 1। तो जब x पे 2 y पे 2 दोनों पे 2 घात रहेगा तो वृत्त का समीकरण। अच्छा, उसके बाद परवलय इलिप्स के लिए इक्वेशन होता है इलिप्स दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है y² = 4ax। y पे अधिकतम घात कितना है और x पे अधिकतम घात कितना है 1, इसलिए इसका पथ परवलय होगा। पथ कैसा होगा? परवलय। ऐसे बन जाएगा या ऐसे। इसका पथ कैसा हो गया? परवलय का। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लिया है, t तो यहाँ से मिल गया है। अगर मान लें कि यह पॉइंट अपने अधिकतम ऊंचाई को गेन किया है, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त किया है, तो यहाँ अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओ से यहाँ तक अगर इसको मैं पॉइंट बी नाम दे दूं, ओ से बी तक आने में कितना समय ले रहा है, यह इसका क्षैतिज दिशा में जो अधिकतम दूरी चल रहा है इसका रेंज है। क्षैतिज परास से ओ से बी तक जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है यह वाली, यह इसकी अधिकतम ऊंचाई x से डिनोट करेंगे, यह इसकी क्षैतिज परास r से डिनोट करेंगे। इसको कल से करेंगे। थैंक्स।